हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगला टॉपिक है। इसका नाम है बेसिकली लोड लाइन एनालिसिस एंड क्यू पॉइंट। इसी में हम लोग आगे डीसी बायसिंग भी सीखने वाले हैं। तो आज लोड लाइन एनालिसिस को सीखने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। वो चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ हमारी लीकेज करंट क्या होती है। लीकेज करंट क्या है? बेसिकली लीकेज करंट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ट्रांजिस्टर में दो रीजन थे। एक हमारा था एक इनपुट पार्ट था और एक हमारा आउटपुट पार्ट था। ठीक, ये हमारा कलेक्टर, ये बेस और ये इमिटर हुआ करता था। कलेक्टर पार्ट में जो आईसी थी, अगर ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर था तो ये आईसी की डायरेक्शन थी। ठीक है, तो अगर वो ध्यान से देखें तो आईसी में हमारा जो ये आउटपुट पार्ट था, ये हमारा रिवर्स बायस था। और रिवर्स बायसिंग में एक एक्स्ट्रा करंट जो होती है वो ऐड होती है, जिसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो इसमें होता क्या है, एक करंट जो होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है और दूसरी करंट जो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, जो कि हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है। उसी रिवर्स सैचुरेशन करंट को ही हम लीकेज करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीकेज करंट। तो उसका एक्सप्रेशन सबसे पहले हम एक कॉमन बेस सर्किट बनाते हैं, उसमें सीखते हैं कि कॉमन बेस सर्किट में लीकेज करंट का एक्सप्रेशन किस तरह से निकालते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो कि इनपुट टर्मिनल में फॉरवर्ड बायस और आउटपुट साइड में रिवर्स बायस है। ठीक, यहाँ पे जो करंट है उसको हम आई बोलते हैं। ये हमारी आईसी है, ये हमारी आई डी है। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो जो आउटपुट साइड है इसमें एक हमारी नॉर्मल जो मेजॉरिटी चार्ज करंट थी और दूसरी हमारी माइनॉरिटी की वजह से थी। तो माइनॉरिटी वाली क्या थी? रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसका मतलब क्या है, जो आईई आ रही होगी, ये जो, या बस बोल सकते हैं कि आईई में जो आईसी का जो पार्ट है, दैट इज जो आईसी का जो पार्ट है उसमें दो चीजें मिली होगी। एक करंट वो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है और दूसरी करंट वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है। यानी इट इज अ समेशन ऑफ टू करंट्स, एक जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और प्लस माइनॉरिटी कैरियर्स करंट। ठीक, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट है, हमने ध्यान से याद करो, हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू आई अपॉन आईसी, सॉरी आईसी अपॉन, करेक्ट है ना? नहीं, हाँ, आई सी अपॉन आई ई, ठीक है ना, आई सी अपॉन आई ई, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां से आई सी की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? अल्फा टाइम्स आई ई, ये मेजॉरिटी चार्ज की वजह से करंट। ठीक, दूसरी चीज क्या है, ध्यान से देखो, तो इसमें एक जो रिवर्स बायसिंग की वजह से, या बोल सकते हैं रिवर्स जो सैचुरेशन करंट थी, वो वाली करंट क्या होगी बेसिकली, मैंने उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं आईसीबीओ से। कैसे दिखाते हैं? आईसीबीओ से। इसमें कोई दिक्कत, या अपन ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर इससे ना समझे तो ध्यान से देखो, जो आईसी थी उसको ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा टाइम्स आईबी, ऐसे लिख सकते हैं बीटा टाइम्स आईबी। तो अगर अपन वो ध्यान से देखें तो जो टोटल करंट लिखेंगे हम, आईसी इज इक्वल टू, फर्स्टली लिखेंगे हम जो बीटा टाइम्स आईबी प्लस इसकी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, इसकी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है हमारी, आई सी बी, एक सेकेंड, अल्फा टाइम्स को लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं, अल्फा टाइम्स आई ई प्लस आई सी बी ओ। इसका मतलब क्या है, जो हमारी आईसी है उसमें एक ये करंट आ रही है अल्फा टाइम्स आई ई, यानी ये जो हमने निकाला है। दूसरी चीज आई सी बी ओ जो कि हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट है। इसी करंट को हम बोलते हैं लीकेज करंट, इसी को बोलते हैं लीकेज करंट। ठीक है ना, बेसिकली जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। अब देखो, अगर सोचो ये हमारा टर्मिनल ना हो तो जो आईसी की वैल्यू होगी वही आईसीबीओ की वैल्यू होगी। तो एक तरह से डिफिनेशन में ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा इनपुट सेक्शन में जो हमारा टर्मिनल है वो ऑफ हो, या बोल सकते हैं इमिटर ओपन हो, तो जो हमारी आईसी होती है वही हमारी लीकेज करंट होती है। बोल सकते हैं जो करंट फ्लो कर रही होती है वही हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है या लीकेज करंट होती है। ठीक, इसके आगे हम क्या बात करते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें
तो इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई ई प्लस आई सी बी। ठीक, आई ई को हम एक बात जानते हैं कि आई ई को लिख सकते हैं हम आई बी प्लस आई सी, इसको लिख सकते हैं आई बी प्लस आई सी। ठीक, और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, याद करो रिलेशन याद होगा आपको, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो इसको लिख देंगे बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक, प्लस आई सी बी ओ। ठीक है ना। अब दूसरी चीज कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा हमारा बीटा आई बी प्लस बीटा आई सी अपॉन 1 प्लस बीटा, इसमें भी 1 प्लस बीटा, और यहां हो जाएगा 1 प्लस बीटा टाइम्स आई सी बी ओ। क्लियर है, अपॉन आई सी बी ओ, सॉरी 1 प्लस बीटा। ठीक है, इधर क्या चल रहा था आई सी। अब ध्यान से देखो तो इस वाले टर्म को जब हम इधर लाएंगे या बोल सकते हैं 1 प्लस बीटा को इधर भेज देते हैं। चलो यहाँ से डिनोमिनेटर से, और यहाँ करो तो 1 प्लस बीटा। ठीक, तो 1 प्लस बीटा ध्यान से देखो तो ये बीटा आईसी, यहाँ पे बीटा आईसी जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल आईसी, आईसी की वैल्यू ऐसे आ जाएगी बीटा टाइम्स आई बी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आई सी बी ओ। ये होती है हमारी एक जो टोटल करंट होती है आईसी, इसका एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट इन कॉमन बेस सेक्शन। क्लियर है ना। अब अगली चीज इसमें क्या है कि अगर हम बात करें कि जो कॉमन एमिटर पोर्शन होता है या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें किस तरह से हम लीकेज करंट को समझते हैं। देखो ध्यान से, तो कॉमन एमिटर सेक्शन ये था, ये इस तरह से। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहां जो करंट जा रही होगी दैट विल बी हमारी आईसी, ठीक है ना, और जो आईसी होगी दैट विल बी द समेशन ऑफ अल्फा टाइम्स आई, सॉरी बीटा टाइम्स आई बी। इसमें जो गेन होता है बीटा टाइम्स आई बी, उसमें क्या था अल्फा टाइम्स आई, इसमें क्या है बीटा टाइम्स आई बी, तो बीटा टाइम्स आई बी प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट आई सी ई ओ, इसकी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ठीक, उसमें आईसीबीओ था, इसमें क्या कर देंगे आईसीईओ। उसमें क्या लिया था अल्फा टाइम्स, उसमें क्या लिया था एक्सप्रेशन लिखा था आईसी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आईई प्लस आईसीबीओ। ये अल्फा टाइम्स आई क्यों लिया था, उसमें जो गेन होता था वो हमारा अल्फा टाइम्स आई हो रहा था, यानी आई में अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा था, और जो रिवर्स सैचुरेशन करंट थी वो हमारी आईसीबीओ थी। इसमें क्या है गेन हो रहा है बीटा टाइम्स आईबी और रिवर्स सैचुरेशन करंट आईसीईओ। अब ध्यान से देखो तो इसी एक्सप्रेशन को हमने रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिखा था कि आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आईसीबीओ। तो अगर कोई ध्यान से देखो तो यहां से इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जो है आईसीईओ इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स आईसीबीओ। इसका मतलब क्या है, हम दोनों लीकेज करंट्स, वो चाहे हमारी कॉमन एमिटर मोड में हो, वो चाहे हमारी कॉमन बेस मोड में हो, दोनों में एक एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन की सहायता से। बात क्लियर है? इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से लिख लो, नोट करके रख लो। अब आते हैं थोड़ा सा एम्पलीफायर के इंट्रोडक्शन पे। हालांकि अभी एम्पलीफायर हमें डिस्कस नहीं करना है, बट फिर भी अपन थोड़ा सा इसके बारे में अगर नहीं सीखेंगे तो आगे जो डीसी बायसिंग एसी बायसिंग है इसको हम समझ नहीं पाएंगे किस तरह से काम करते हैं। एम्पलीफायर का पोर्शन अपन आगे सीखने वाले हैं। तो एक्चुअली में एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर का जो काम होता है वो होता है किसी भी सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है, या बोल सकते हैं कि उसका जो वोल्टेज है, बोल सकते हैं उसकी जो पावर है, उसको इंक्रीज करके आउटपुट सिग्नल में प्रोवाइड करना। सपोज दैट हम बोल रहे हैं आपके सामने या कोई बोल रहा है आपके सामने, तो उसकी जो वॉइस है उसको एक एसी सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर की सहायता से, आप अगर ईयरफोन लगा के मेरी बात सुन रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूं वो इस माइक की सहायता से एक सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और वो सिग्नल आपके पास जो है वो भी आपकी लीड की सहायता से आपके कानों तक आके वो इसको एक एम्पलीफाइड सिग्नल के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे रहा है। बात करिए ना, अपन लाउड स्पीकर की बात करते हैं, लाउड स्पीकर में वही तो होता है ना, हम माइक से बोल रहे हैं तो होता क्या है, एक लाउड स्पीकर लगा होता है, वो उस एम्पलीफाइड सिग्नल को, सॉरी उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। तो इसमें जो हम है सबसे बढ़िया सा सिग्नल, सबसे बड़ा जो सर्किट होता है वो कॉमन एमिटर सर्किट होता है, इसी को यूज करते हैं इस तरह से। ये हमारा एक कॉमन एमिटर सर्किट है। ठीक, अब करते
क्या है, जो भी हमें सिग्नल देना होता है उसको हम एक कैपेसिटर की सहायता से यहां पर जोड़ देते हैं, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो बेसिकली यहां पर एक कैपेसिटर लगा के हमको आउटपुट मिल जाता है। यहां पर हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, ये हमारा वी आउट होता है यहाँ पर, और यहाँ ये हमारा वी इनपुट होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह का सिग्नल दे रहे हैं तो हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, इस तरह से एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिल जाता है। ये हमारा एक बेसिक सा आइडिया है एम्पलीफायर का, कि एम्पलीफायर एक्चुअल में होता क्या है। बात क्लियर? तो अभी हम एक चीज ध्यान से समझ लें कि इस नॉर्मल सर्किट को हम एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हमें जरूरत पड़ती है डीसी बायसिंग की। इसको हम यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके भी कुछ कारण है, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। बट अभी सिर्फ इतना समझ लें कि बेसिक सर्किट जो होता है इसी तरह से बनता है, इसी में आगे आगे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, जिनकी सहायता से हम एक अच्छा सा ऐसा सिग्नल बना सकते हैं जिससे कि हमें प्रॉपर एम्पलीफिकेशन मिले बिना किसी डिस्टॉर्शन वगैरह के। ठीक है ना? चलो अब आते हैं हम आज अपने लोड लाइन एनालिसिस में। ये क्या होती है इसको समझते हैं। एक चीज अपन जान चुके हैं कि जब भी हम एक एम्पलीफायर का यूज करेंगे तो उसमें दो टाइप के सिग्नल होंगे, एक तो हमारी जो एसी सिग्नल दे रहे हैं, दूसरी जो हमने डीसी बैटरीज लगाई हुई है। एक एसी सिग्नल और दूसरी हमने जो डीसी बैटरीज लगाई हुई है। इसका मतलब क्या है कि दो टाइप की एनर्जी उस ट्रांजिस्टर के थ्रू इधर उधर पास हो रही है। तो यानी हमारे पास जो भी सप्लाई है वो दो तरह की है। पहली सप्लाई हमारी एसी सप्लाई है और दूसरी सप्लाई हमारी डीसी सप्लाई है। ठीक है ना? तो दो तरह की हम सप्लाई से डील करते हैं, एसी सप्लाई एंड डीसी सप्लाई। ठीक भाई, अगर हम एसी सप्लाई के जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे सिग्नल पे केवल उनकी स्टडी करेंगे, हम एसी सिग्नल को कंसीडर किया, इससे क्या इफेक्ट हो रहे हैं, क्या इसका यूज हो रहा है, क्या ये काम कर रहा है, इसकी अगर पूरी स्टडी कर रहे हैं तो उस एसी सप्लाई की स्टडी को हम बोलते हैं एसी एनालिसिस ऑफ दैट सर्किट। तो एसी के लिए क्या बोलेंगे? एसी एनालिसिस। और डीसी के लिए क्या करेंगे? डीसी एनालिसिस। ठीक है ना? तो एसी एनालिसिस में हम क्या करते क्या है कि एसी एनालिसिस का मतलब उसमें डीसी कंपोनेंट की जानकारी नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो उसके डीसी कंपोनेंट्स होंगे, डीसी कंपोनेंट्स, उसको वो जीरो कर देना है। ठीक है? यानी डीसी कंपोनेंट जो भी है उसको तो जीरो कर दिया, अब बचेंगे कौन से? एसी कंपोनेंट। तो उनकी एनालिसिस, उनके इफेक्ट्स, उसको हम उस सर्किट में देख लेते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर हम एसी कंपोनेंट की एनालिसिस कर रहे हैं यानी एसी एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें तो फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है लगभग 50 हर्ट्ज के आसपास। तो इसका मतलब होता है जो रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, यानी 1/ω/c या लिख सकते हैं 1/2πfc। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो आपकी 50 हर्ट्ज के आसपास होती है। तो नीचे वाली क्वांटिटी 1/50 और ये कुछ होगा तो काफी बड़ी क्वांटिटी नीचे बन जाएगी, यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी ऑलमोस्ट जीरो की तरफ टेंड कर रही होगी, क्योंकि नीचे क्वांटिटी बड़ी होगी तो ऊपर क्वांटिटी छोटी होगी। तो यानी अगर ये जीरो की तरफ टेंड कर रही है, यानी जो हमारा कैपेसिटर है दैट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? सॉरी, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? अगर हमें सिंपल एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसकी जगह हम सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा शॉर्ट सर्किट का काम होता है। ये हमारा होगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब उसको एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो, यानी उसमें कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, यानी बिल्कुल प्लेन वायर की तरह काम करेगा। बात क्लियर? दूसरी जब हम डीसी एनालिसिस करते हैं तो डीसी एनालिसिस में एक्चुअल में क्या होता है कि अब इसमें क्या होगा, उसमें डीसी कंपोनेंट जीरो करेंगे, इसमें क्या करेंगे? एसी कंपोनेंट जीरो करेंगे। एसी कंपोनेंट बराबर जीरो। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्ससी क्या होगा? 1/ω/c यानी 1/2πfc, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी? जीरो, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होगी? इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टर की तरह काम करेगा। इसका मतलब क्या? वो करंट को पास होने नहीं देगा। अगर करंट को पास नहीं होने देगा दैट मींस वहां का ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट से हमारा क्या तात्पर्य है कि अगर हमें ओपन सर्किट की बात करें तो ये हमारा कैपेसिटर है, इसको हम सिंपल ओपन सर्किट इस तरह से, यहाँ कुछ है ही नहीं, उसको हटा देंगे बिल्कुल। ठीक है? ये हमारा होता है ओपन सर्किट, ये होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। इसको आप ध्यान रखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ये जो भी लिखा हुआ है, जो भी हम आगे जितना भी एम्पलीफायर, डीसी बायसिंग, एसी बायसिंग, जितना भी सब कुछ सीखने वाले हैं उसका बेसिक लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो इसको बहुत ध्यान से नोट करना। ठीक, नोट कर लिया? चलो अब देखो, इसको साफ कर देना।
चलो भाई ठीक, ये बात अपने को समझ आ गई, ठीक भाई, अच्छा लगा, मजा आया। अब आगे क्या है इसमें, जब हम डीसी एनालिसिस की एक नॉर्मल हम सर्किट लेंगे, उसकी डीसी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो एक नॉर्मल सर्किट में भी देखते हैं क्या था हमारे पास एक नॉर्मल सर्किट। आज अभी कुछ बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे कि हम तुरंत के तुरंत पूरे सर्किट समझाने लगेंगे। आज अपन सिर्फ बेसिक्स सीखने वाले हैं इसके, ठीक है ना। मान लो हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ ट्रांजिस्टर, एक एम्पलीफायर का हमारे पास एक नॉर्मल सर्किट बना हुआ है। ठीक है ना, एक एम्पलीफायर का बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसमें जो धीरे धीरे जो इंप्रूवमेंट होते हैं वो किस तरह से करते हैं, एक नॉर्मल इंप्रूवमेंट हम किस तरह से करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम हैवी बैटरी लगाते हैं और यहाँ पे जो होती है हम एक छोटी बैटरी लगाते हैं, यानी जहाँ पे जो करंट्स जा रही होती है दोनों में इफेक्ट्स होते हैं। देखो ये जा रही हमारी है IB और ये हमारी आ रही थी IC। तो अगर आपको याद हो कि जो IC थी उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होती है IB के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो IB के कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या, ये बैटरी बड़ी थी, तो हमने सर्किट को छोटा करने के लिए इन दोनों बैटरीज को हटा के एक बैटरी का यूज कर। अच्छा ये आपको याद है ना, RB और ये हमारा RC, इनका यूज क्यों किया था, याद है ना। RB और RC का यूज क्यों किया था, अगर आपको इनके यूज नहीं याद है तो आप जो ट्रांजिस्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर देखे जाके वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगली चीज इसमें क्या है कि IC जो होता है वो IB से काफी बड़ा होता है, ठीक भाई। तो हम करते क्या है, जो बेसिकली अगर रेसिस्टर्स की बात करें तो रेसिस्टर्स हमारे काफी सस्ते आते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट को जो पूरा सर्किट होता है, सर्किट कॉस्ट को घटाने के लिए रेसिस्टर्स तो हम इस तरह का यूज कर दे कि किसी भी तरह का यूज कर ले कोई कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बट बैटरीज का काफी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। जो जो हमारी बैटरीज होती है उनका काफी इफेक्ट पड़ता है। तो हम बैटरी यहाँ पे इन दोनों को हटा के एक बैटरी का यूज करना चाहते हैं। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, ये यहां से हमने हटाया, देखो ध्यान से क्या किया कि एक हमने ये जो रेसिस्टर लगा हुआ था और एक हमने जो ये रेसिस्टर लगा हुआ था, इन दोनों को एक ही में जोड़ दिया और यहाँ पे जो बैटरी यूज कर ली वो एक ही यूज कर ली, प्लस VCC, ठीक है। जो वहां पे दो बैटरी यूज कर रहे थे उसी जगह हमने एक बैटरी यूज कर ली। अब इससे हमें सर्किट में क्या चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा RC था और ये हमारा RB था। लेट मी चेक आपके लिए फ्रेम में, ठीक है ना। तो RB एंड RC, ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती, ठीक, अच्छा लगा, मजा आया। अब देखो RB RC, ठीक। अब हमें करना क्या है कि जो बैटरी है उसको एक कर दिया और RB और RC को कुछ इस तरह से अरेंज किया है कि जो बैटरी में एक यूज करनी पड़ी। अब ध्यान से देखो, यहां पर जा रही थी IC और यहां पर जा रही थी IB, ठीक है ना। और IC की जो वैल्यू है वो काफी काफी ज्यादा है IB के कंपैरिजन में, ठीक भाई। यहाँ पे कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो IC की जो वैल्यू IB के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि यहां जो करंट जा रही है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, रेसिस्टर जो होगा हमारा वो कम लगाएंगे हम, बात समझ आई। यानी अगर हम यहाँ पे रेसिस्टर कम रखेंगे तो जो करंट जा रही होगी वो ज्यादा होगी, और यहां पे अगर हम रेसिस्टर ज्यादा रखेंगे तो करंट कम जाएगी, बात समझ आ रही ना। तो इससे हम करते क्या है कि ये जो RC होता है इसकी वैल्यू को कम रखते हैं ताकि यहां पे जो ड्रॉप हो वो हमारा कम हो और यहाँ पे जो ड्रॉप हो वो ज्यादा हो। अगर यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगी, सॉरी करंट कम होगी तो पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम होगा तो करंट कम होगी। उसी तरह से यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगी। यानी RC की वैल्यू को काफी रकम रखते हैं RB से। ये हमारा कुछ ओम्स में होता है और ये हमारा किलो ओम्स में होता है, ठीक है ना। तो किस तरह से हम एक बैटरी का यूज करके मात्र जो हमारे जो रेसिस्टर्स लगे हुए हैं सिर्फ इनको चेंज करके हम एक बैटरी का यूज करते हैं। तो अब ये बेसिक सा एक सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में अगर हम AC एनालिसिस करते हैं या DC एनालिसिस करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। देखो ध्यान से, देखो नॉर्मल सर्किट पर इधर ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल सर्किट था। चेक फ्रेम में आपके है ये, या अब देखो ये शायद
ऊपर वाला आपकी चीज सामने नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये प्लस VCC, ठीक, ये हमारा RC और ये हमारा RP, ठीक। अब अगर हम AC एनालिसिस की बात करें तो एक्चुअल में क्या करेंगे, सॉरी DC एनालिसिस की अगर हम बात करेंगे तो DC एनालिसिस के लिए क्या होता है, DC एनालिसिस में जो हमारे सारी AC सोर्सेज हैं उनको हम कर देते हैं जीरो। याद है ना, अभी लिखाया था, पन्ना पलट के देखो कि जो AC सोर्स है उनको कर देंगे जीरो, नहीं ये जो AC सोर्स है ये खत्म। दूसरी चीज जो कैपेसिटर थे, कैपेसिटर को हम कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट। DC एनालिसिस कर रहे हैं ना, DC के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो, नहीं कैपेसिटर कितने हो गए, शॉर्ट सर्किट। यानी ये जो इसका जो DC इक्विवेलेंट सर्किट आएगा कुछ इस तरह से आएगा, DC इक्विवेलेंट सर्किट। लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर, AC सोर्स जीरो और कैपेसिटर वो हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट, ठीक है ना। अगर ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसका जो DC इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, DC इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, देखना ध्यान से, ये हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, क्या आ जाएगा सिंपल सर्किट। ठीक है, ये हमारा RC, ये हमारा RB, ठीक, ये बेस कलेक्टर। तो ये एक बेसिक सा DC इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। इसी के लिए हम लोड लाइन एनालिसिस को शुरू करते हैं कि क्या होती है हमारी लोड लाइन एनालिसिस में। अब DC के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे, देखते हैं टाइम आपका। तो बेसिकली आज टाइम इतना ज्यादा अलाउ कर नहीं रहा है, तो सिंपल से थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर इसका आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो करने क्या वाले, पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं कि जो भी हम जानते हैं कि जो इसको आउट, देखो लोड एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। लोड लाइन एनालिसिस, लोड से आप क्या समझते हैं कि जो भी बाहर आपका आउटपुट सर्किट में, या बोल सकते हैं कि जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसी को लोड बोलते हैं। जो भी लोड रेजिस्टेंस फाइनली यहाँ पर आके लगा होता है, ये हमारा जो लोड रेजिस्टेंस लगा होता है, तो इसमें क्या इफेक्ट होता है करंट का, या इसमें करंट के साथ साथ जो भी हमारा वोल्टेज होता है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है कुछ इस तरह की होती है, याद है, इस तरह की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक थी। ये हमारा VCE था, ये हमारा IC था, ठीक। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक्चुअल में होती है। बट अब देखो, अगर हम आउटपुट में एक इक्वेशन बनाएं, ध्यान से देखो, तो यहां पर अगर हम KVL लगाएं तो KVL से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, VCC, यहां पर जो करंट आ रही थी IC, यानी ये ड्रॉप हो जाएगा -IC इंटू RC, यहां पर जो ड्रॉप होगा प्लस माइनस VCE, यानी माइनस का VCE इज इक्वल टू 0, ये KVL लग गया। यानी यहां से जो VCE की वैल्यू आएगी दैट विल बी VCC माइनस IC इंटू RL, ठीक। या इसको लिख सकते हैं हम VCC, सॉरी इसको इस तरह से लिख लो, IC इज इक्वल टू माइनस टाइम्स VCE बाई RC, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का VCC बाई RC, ठीक है ना। तो अगर वो ध्यान से देखो तो IC और VCE में एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन आ रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो VC y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म कुछ दिख रहा है, तो ये कुछ नेगेटिव स्लोप के साथ है, यानी कुछ इस तरह का इक्वेशन है। बात क्लियर। तो अगर हम वो ध्यान से देखें तो जो लोड के अक्रॉस इक्वेशन आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, तो उसकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से आएगी। इसी लाइन को बोलते हैं लोड लाइन। और ये जो लोड लाइन है ये हमने DC एनालिसिस करके निकाली है, इस तरह से इसको बोलते हैं DC लोड लाइन। क्या बोलते हैं, DC लोड लाइन। तो DC लोड लाइन का सिंपल मतलब क्या है कि हम बाहर वाले आउटपुट जो सर्किट है या आउटपुट जो साइड है उसमें KVL लगा के IC और VC में हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना। और उस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करते हैं तो जो लाइन आती है वो हमारी होती है DC लोड लाइन, ठीक है ना। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि Q पॉइंट यानी जो क्वेश्चन पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। बेसिकली इसको अब हम नेक्स्ट क्लास, आज बेसिक्स पे ज्यादा फोकस कर लिया है, तो जो Q पॉइंट है या क्वेश्चन पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट है इसको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक। तो आज हम लोगों ने लीकेज करंट सीखा, क्या होता है, लोड लाइन की बेसिक सीखी, नॉर्मल सर्किट एम्पलीफायर सर्किट होता है उसको एक नॉर्मल सर्किट यूजेबल सर्किट होता है उसमें किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है ना। क्यों एक बैटरी का यूज करते हैं, यहाँ पे हम रेसिस्टर्स को किस तरह से चेंज करते हैं, ये हम लोगों ने आज सीख लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो को लाइक कर दें और
वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दें, बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, जो भी वीडियो की डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है ना। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, शेयर करने से सभी को लाभ मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।